एलन डर्शोविट्ज, हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ मेरे पूर्व छात्रों में से किसी एक को पाकर हमेशा खुशी होती है। बिल्कुल, मैं आपको एलन कह सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा प्रोफेसर डर्शोविट्ज रहेंगे। तो प्रोफेसर डर्शोविट्ज, एलन, सबसे पहले आपने एज द हिल में एक लेख लिखा था जिसे रीट्वीट किया गया, या कहूं तो रीट्रूथ किया गया, और वो भी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा। तो जब हम यहां इजराइल में हैं साकिन, और सवाल ये है, जो आपने वहां बताया वो ये है कि इस युद्ध के जोखिम उस लाभ से कम है जो ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने में है। लेकिन प्रोफेसर डर्शोविट्ज, एलन, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और मध्य पूर्व के कई देशों पर मिसाइलें गिर रही हैं। इस रास्ते पर इजराइल के बाहर मानसिक रूप से टिके रहना मुश्किल है। आप इसका क्या समाधान सुझाते हैं? इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर ना पहले हमला किया, ना भविष्य के खतरे को रोकने के लिए हमला किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध होने दिया, जिसमें 80 मिलियन मारे गए, जिनमें 6 मिलियन यहूदी थे, क्योंकि लोग गैस के लिए ज्यादा पैसे देने या इजरायलियों को शेल्टर में जाने की परेशानी सहन नहीं कर सके। लेकिन युद्ध आसान नहीं है और निवारक युद्ध की कीमत महंगी होती है, लेकिन यह इसके लायक है। अगर ये काम करता है तो हम कभी नहीं जानेंगे कि कितनी जिंदगियां बची। अगर ये काम नहीं करता, खुदा न करे, तो हमें ये जानने को मिल सकता है कि अगर ईरान ने वाकई परमाणु हथियार बना लिए तो वे कितनी जिंदगियां ले सकते हैं। तो ये फायदे नुकसान का संतुलन है। और इसके लिए एक बहादुर राष्ट्रपति और बहादुर प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें इसका तुरंत कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तुरंत जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो होगी कि गैस की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, सैनिक मारे जा रहे हैं, यही तुरंत दिखने वाली बात है, यही नजर आता है। जो नजर नहीं आता वो है कि कितनी जिंदगियां बची होंगी। इसी कारण राष्ट्रपतियों को रोकथाम के लिए हिम्मत चाहिए। एलन, आप प्रमुख अमेरिकी यहूदी बुद्धिजीवियों में हैं। मैं जानना चाहता हूं, अमेरिकी यहूदी इस युद्ध का अनुभव कैसे कर रहे हैं? क्या आपको चिंता है कि इजराइल ने अमेरिका को इसमें धकेला जैसी बातें अमेरिकी यहूदियों पर असर डालेंगी? नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। ये एक साफ झूठ है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप को जानता है, मैं उनका वकील था, मैं उन्हें सालों से जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जाहिर है प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका पिछले साल ईरान की परमाणु मिसाइलों को नष्ट कर दे, और फिर इस साल भी यही एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री का काम है कि अगर संभव हो तो अपने सहयोगियों पर दबाव डालें ताकि दोनों देशों के हितों का समर्थन करने वाली कार्रवाई की जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी को युद्ध में नहीं धकेला। देखिए, आज अमेरिका में सबसे बड़े अपराधी, सबसे बुरे लोग वे यहूदी हैं जो खुद से नफरत करते हैं, वे यहूदी जिन्होंने मोहम्मद के लिए वोट किया, वे यहूदी जिन्होंने हमास को चुना, वे यहूदी जो कुछ अमेरिकी संस्थानों में नेता हैं, वे सबसे बुरे। और यहूदी समुदाय गहराई से बटा हुआ है। और आप जानते हैं, लोग भूल जाते हैं कि 1832 में 10,000 यहूदियों ने एडोल्फ हिटलर के लिए वोट किया था। तो अगर दसियों हजार यहूदियों ने मामदानी के लिए वोट किया और शायद मामदानी से भी बुरे किसी के लिए वोट करेंगे, तो इसमें हैरानी क्यों होनी चाहिए? और 2028 में ऐसे लोग बैलेट पे हो सकते हैं। तो यहूदी समुदाय में एक समस्या है। इजरायली आमतौर पर इस युद्ध के पक्ष में एकजुट थे, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अमेरिकी यहूदी नहीं। उन्हें सालाना गैस की बढ़ी कीमतों पर कुछ $100 ज्यादा देने की चिंता परमाणु ईरान के खतरे से इजराइल के भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता से ज्यादा है। यहूदी भी देश के किसी अन्य जातीय समूह की तरह ही स्वार्थी और मूर्ख हो सकते हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति दलगत निष्ठा। और आप मुझे सीधे मेरे अगले सवाल पर ले आते हैं। एलन, आपने खुद दशकों तक डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने के बाद उसे छोड़ दिया था, और हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और उसका इजराइल के साथ एआईपैक के साथ संबंध पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में रहा है, आंशिक रूप से युद्ध के कारण और युद्ध की वजह से। आपने बताया कि कितने यहूदी डेमोक्रेटिक पार्टी को वफादारी या इजराइल विरोध के चलते वोट देते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी यहूदियों का कोई वर्ग आपके साथ पार्टी बदलने या छोड़ने का फैसला करेगा, चाहे मिड टर्म चुनाव में हो या 2028 के चुनाव में? बिल्कुल, मैं रिपब्लिकन विचारों जैसे गर्भपात, आप्रवासन आदि का समर्थन नहीं करता, इसलिए रिपब्लिकन नहीं हूं। लेकिन अब डेमोक्रेट भी नहीं हूं, मैं डेमोक्रेट विरोधी हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि डेमोक्रेट्स मिड टर्म चुनाव और 2028 का चुनाव हार जाएं। मैं एलिजाबेथ वॉरेन या सेनेटर मर्फी को नहीं चाहता,
क्योंकि दोनों इजराइल के सख्त खिलाफ हैं। मैं सेनेटर बुकर को नहीं देखना चाहता जो कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन भी शांति स्थापित करने में नहीं करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए किसी भी काम का समर्थन नहीं करते। मैं इजराइल, यहूदी या अमेरिका विरोधी लोगों को नहीं देखना चाहता जो ट्रंप की हार को अमेरिका की जीत से बेहतर मानते हैं। मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करूंगा। मैं उन्हें कांग्रेस समितियों के अध्यक्ष और अध्यक्षा के रूप में नहीं देखना चाहता। मुझे रिपब्लिकन पार्टी के सत्ता में होने पर डेमोक्रेट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन मैं फिलहाल उनकी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। तो प्रोफेसर डर्शोविट्स, शायद आप रिपब्लिकन पार्टी में नहीं जाएंगे, और हालांकि जीओपी में आवाजें वैसी नहीं रही हैं जैसी आप डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम रिपब्लिकन समर्थकों के बीच ऐसी आवाजें देख रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध में शामिल होने के फैसले की बहुत आलोचना कर रही हैं। और ट्रंप खुद भी पिछले कुछ हफ्तों में टैकर कार्लसन जैसी आवाजों का सामना करने में बहुत मजबूत रहे हैं। कार्लसन के समर्थक अभी भी पार्टी में मुखर अल्पसंख्यक हैं। क्या आप अमेरिकी दक्षिण पंथ के भविष्य को लेकर चिंतित हैं अगर ये युद्ध अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं होता? हाँ, मैं चिंतित हूँ। काश हमारे पास बिल बकले होते। माफ कीजिए, हाँ, बिल विलियम बकले। उन्होंने मूल रूप से पैट बुकानन को रिपब्लिकन पार्टी से बाहर कर दिया था। और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप टैकर कार्लसन और दूसरों को रिपब्लिकन पार्टी से बाहर कर दें। रिपब्लिकन पार्टी आमतौर पर इजराइल और बुश समर्थक रही है, लेकिन हम देख रहे हैं ये लोग सिर्फ ट्रंप की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये लोग यहूदी विरोधी हैं। टकर कार्लसन एक कट्टर यहूदी विरोधी हैं, जैसे कि निक फेंटेस और रिपब्लिकन पार्टी के चरमपंथी नव फांसीवादी धड़े के कई अन्य लोग भी। देखिए, यहूदी हमेशा की तरह काले और लाल के चरमपंथ के बीच फंसे हुए हैं। यहूदी ना तो लाल के अधीन, ना काले या भूरे फांसीवाद के अधीन कभी फले फूले हैं। यहूदी केंद्र में सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं, इसलिए वे आमतौर पर मध्य मार्गी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन होते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपने कई मध्य मार्गियों को चरमपंथियों के हाथों खो रही हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों में। मुझे कहना है, रिपब्लिकन पार्सन जैसे लोगों को हाशिए पर डालने में डेमोक्रेट से बेहतर है। डेमोक्रेट्स अपनी पार्टी के अंदर मौजूद कट्टर वामपंथी एंटी इजराइल समूह को अपना रहे हैं, और यही उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी। मैं ऐसी पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता जो इस तरह की एंटी इजराइल सोच का समर्थन करती है और फिर धीरे धीरे एंटी सेमिटिज्म में बदल जाती है। एलन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक वकील और अकादमिक के रूप में। हमने आज पहले राष्ट्रपति ट्रंप का बयान देखा, और उसमें और पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य बयानों में ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं जो कम से कम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संदिग्ध हैं। क्या आप युद्ध के कानूनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानून के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? भले ही हम इस पर बहस करें कि इसे कैसे होना चाहिए, इसे कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए और नियम क्या होने चाहिए, लेकिन यह विचार कि युद्ध को नियंत्रित करने के लिए एक कानून है, जबकि राष्ट्रपति ने खुद कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वो खुद को कानून से नहीं बल्कि अपनी नैतिकता से बंधा मानते हैं। मैं सहमत नहीं हूं, पर मुझे लगता है युद्ध और मानवाधिकार कानून ने भलाई से ज्यादा नुकसान किया है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कदम देखें तो वे 90% मानवाधिकारों और युद्ध के कानून के लिए बुरे रहे हैं। हमें इसे मिटाकर फिर से शुरू करना होगा। उदाहरण के लिए, युद्ध का कानून कहता है कि आप आसन्न खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। इससे द्वितीय विश्व युद्ध नहीं रुक सकता था। 1935-36 में खतरा आसन्न नहीं था। युद्ध के कानून में पूर्व रक्षात्मक ही नहीं, निवारक सैन्य कार्रवाई भी मान्य होनी चाहिए। अगर आपको पक्का है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की राह पर है, चाहे वे 1-2 साल दूर हों, आपका पूरा अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को इसे मानना चाहिए कि उस परमाणु रिएक्टर को बनने से पहले ही नष्ट किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री ओमर ने स्विट्जरलैंड और प्रधानमंत्री बेगिन ने इराक में किया था, वैसे आप खतरे का इंतजार नहीं करते। जब खतरा आसन हो तब देर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसे नहीं मानता क्योंकि लोकतंत्र में इसका आधार नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून वामपंथी शिक्षाविदों द्वारा अपनी हाथी दांत की मीनारों में बैठकर बनाया जाता है, जो केवल सिद्धांत में सही क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई लोगों के पास अनुभव और वास्तविकता की समझ नहीं है, इसलिए मैं ट्रंप के पक्ष में हूं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर फैसले नहीं लूंगा। डीन एचिसन ने समझदारी से कहा था कि किसी देश ने अपनी जीवित रहने की जिम्मेदारी वकीलों या कानून पर नहीं छोड़ी। तो जब तक कानून वास्तविकता को नहीं दर्शाता और इस वास्तविकता को नहीं दर्शाता कि रोकथाम के लिए सैन्य कार्रवाई न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य भी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के वामपंथी कठोर कट्टरपंथी विचारों के आधार पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रोफेसर डर्शोविट्स, एलन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आसन्नता का मुद्दा, मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर इस युद्ध के बाद गंभीरता से विचार किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमेशा होता है, बुलाने के लिए धन्यवाद। सभी को चक समेर और आपको भी। हक समेर।